सेशन में हम बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। जी हाँ, बेरोजगारी, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, साथ ये हमारे देश के लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील ये एक टॉपिक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेरा नाम पूनम शर्मा है और मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट आज पढ़ाने वाली हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली जब भी हम ये नाम सुनते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमारे मन में एक इमेज बनती है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जब हम बात करेंगे किसके बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो हमारे अंदर एक इमेज बनती है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो बेरोजगार है, यानी कि जिसके पास काम नहीं है, उसे अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अनएम्प्लॉयमेंट वह नहीं है कि जो भी व्यक्ति अगर कोई काम नहीं कर रहा इसका मतलब कि वो बेरोजगार है। जी नहीं, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जिनको काम करना चाहते हैं, यानी कि इच्छुक, और एक होते हैं जो इच्छुक नहीं होते। याद रखिएगा, जो इच्छुक नहीं होते, यानी कि एक तो वो हैं जो इच्छुक हैं और दूसरे वो हैं जो इच्छुक नहीं है काम करने के। तो अब हम इन दोनों को बेरोजगार कहेंगे? जी नहीं, हम बेरोजगार सिर्फ उनको कहेंगे जो काम करने के तो इच्छुक है पर उन्हें काम मिल नहीं रहा। ठीक है, पर लेकिन हम उनको बेरोजगार नहीं कह सकते जो काम ही नहीं करना चाहते। अगर आप उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं भाई, हमें कोई एम्प्लॉयमेंट की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उनकी कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप उसे बेरोजगार नहीं कहेंगे, भले ही वो कुछ काम नहीं करे। पर लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति है जो काम करना चाहता है और उस काम के लिए योग्यता रखता है, ठीक है, अब मान लीजिए पोस्ट जो खाली है वो बीए पास लोगों के लिए खाली है, पर लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए ए, ठीक है, उसे नौकरी चाहिए पर वो सिर्फ 12th फेल है, 12th पास है। ठीक है, तो वो सिर्फ क्या है, 12th पास है। अब वो ये पर जो पोस्ट है वो बीए वाले लोगों के लिए, यानी कि ग्रेजुएट लोगों के लिए है, पर लेकिन इनके पास तो ग्रेजुएशन की डिग्री है ही नहीं ए के पास, तो ए को हम इस नौकरी के लिए बेरोजगार नहीं कह सकते। ठीक है, तो इन्हें इसी के लेवल की नौकरियां मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति जो काम करना चाहता है पर और उस काम के लिए उतनी योग्यता वह समय सभी निर्धारित तत्वों में फिट बैठता है, ठीक है, तभी वह व्यक्ति बेरोजगार है। अदरवाइज आप उसे बेरोजगार नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है, किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद जब उसे काम नहीं मिल पाता तो यह अवस्था क्या कहलाती है, बेरोजगारी कहलाती है। मतलब कोई भी व्यक्ति है जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी इच्छा के साथ क्या कर रहा है, काम ढूंढने की कोशिश तो कर रहा है, पर लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता, तभी आप उसे क्या कह सकते हैं, बेरोजगार कह सकते हैं। तो एनी पर्सन हु आर एलिजिबल फॉर वर्क बट लेकिन, ठीक है, तो वो एलिजिबल है पर लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगारी का पर्याय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के मापन के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि इसको किस रूप में यूज किया जाता है, अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के मापन के रूप में। यानी कि अगर हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो स्वास्थ्य, एक व्यक्ति को आप अच्छा आइडियल जब भी तो कहते हैं कि जब वो हेल्थ वाइज सही है, बीमार है, परेशान है, तो आप उसे थोड़ी कहेंगे। तो अर्थव्यवस्था के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर जो रहने वाला युवा है, यहाँ रहने वाले लोग हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। अगर रोजगार नहीं होंगे तो देश की उन्नति व तरक्की कैसे होगी, तो वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए दोस्तों ये जरूरी है, हमारी अर्थव्यवस्था को अगर आप स्वास्थ्य देखना चाहते हैं तो वहाँ पे बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। बेरोजगारी को सामान्यतः बेरोजगारी दर के रूप में मापा जाता है। यानी कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट को मापना चाहते हैं तो आप इसे किसके रूप में मापेंगे, बेरोजगारी दर के रूप में। जैसे श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या में से बेरोजगार व्यक्ति की संख्या में भाग देकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जितना भी लेबर फोर्स है, ठीक है, लेबर फोर्स क्या है कि जो किसी भी काम में संलग्न है, यानी कि मिला हुआ है और उसे उसके बदले में कुछ रोजगार मिल रही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पे क्या करेंगे, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लेंगे, यानी कि लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो जितने भी व्यक्ति आएंगे उसके बाद जितना निकल के आएगा उसे आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट कह देंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही किसी अर्थव्यवस्था की रोजगार व बेरोजगारी की स्थिति को बताता है।
ठीक है। तो चलिए, आई होप गाइस आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आईएलओ की अनुसार। देखिए, आईएलओ बेरोजगारी का सीधा संबंध एक श्रमिक से होता है, या रोजगारी का भी सीधा संबंध श्रमिक से होता है। तो इनकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नाम कहते हैं, ठीक है, आईएलओ क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हिंदी में अगर हम बात करें तो इसके अनुसार बेरोजगारी में रोजगार से बाहर होना, काम के लिए उपलब्ध होना और सक्रिय रूप से रोजगार की खोज करना शामिल है। मतलब बेरोजगारी में रोजगार से बाहर होना यानी कि आपके पास कोई रोजगार नहीं है, काम के लिए आप उपलब्ध हैं पर काम मिल नहीं रहा, सक्रिय रूप से आप काम की खोज कर रहे हैं, तभी आप बेरोजगार माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू द आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ लिखा भी है, अनएम्प्लॉयमेंट एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स बीइंग आउट ऑफ जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे, बीइंग आउट ऑफ जॉब, बीइंग अवेलेबल फॉर वर्क एंड एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप एक्टिवली उसको क्या कर रहे हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, तभी आप क्या हैं, तभी आप बेरोजगार हैं, अदरवाइज आप बेरोजगार नहीं माने जा सकते। मैंने कहा था ना कि वॉलेंटरली या नॉन वॉलेंटरी। ठीक है, आपको अगर उसके लिए वॉलेंटरली आप कोई काम ढूंढ रहे हैं तभी तो आप बेरोजगार माने जाएंगे, अदरवाइज आपको बेरोजगार क्यों माना जाए, तो आप बेरोजगार नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सक्रिय रूप से काम की खोज नहीं करने वालों को बेरोजगार नहीं माना जाता। देखिए यहाँ पे, ठीक है, दोज हु नॉट एक्टिवली सर्चिंग फॉर वर्क आर नॉट कंसिडर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो जो भी एक सिंसियरली या कह सकते हैं कि एक कंसिडरेशन के साथ अगर काम को नहीं ढूंढ रहा तो आप उसे बेरोजगार नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली अनएम्प्लॉयमेंट की उनकी क्या सोच है वो प्रदर्शित करता है। इसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आया था लेबर फोर्स। तो गाइज आई वांट टू एलोबरेट द लेबर फोर्स की। लेबर फोर्स एक्चुअली क्या होती है, तो लेबर फोर्स की मेरे प्यारे बच्चे जब हम बात करते हैं तो इट कंप्राइज द एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, यानी कि इसमें जो भी लोग नौकरी पेशे वाले हैं और बेरोजगार वे दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो दोज नॉट इज दिस कैटेगरी लाइक स्टूडेंट, अनपेड, डोमेस्टिक वर्कर्स आर कैटेगराइज एज अ आउट ऑफ द लेबर फोर्स, यानी कि इसमें वह सभी लोग शामिल होते हैं जो नौकरी पेशे वाले हैं और बेरोजगार हैं। बेरोजगार में भी वो लोग शामिल होंगे जो काम करने की इच्छा रखते हैं, यानी कि वल्नरेबल। इनके बाद इन श्रेणियों में कभी भी याद रखिएगा, छात्र यानी कि स्टूडेंट, अवेतनिक घरेलू कामगार लाइक कोई भी हाउस वाइफ है, ठीक है, हाउस वाइफ है, कोई भी रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है, तो रिटायर्ड पर्सन है, ये सब इसके अंदर शामिल नहीं किए जाते, इनको आप श्रम बल से बाहर रखते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो यहाँ पे याद रखिए लाइक कोई हाउस वाइफ है यानी कि होम मेकर्स हैं, वो नहीं मतलब बाहर के, उन्हें उसके बदले में होम में तो आप कितना भी काम करो उसके बदले में आपको कोई पेड थिंग्स थोड़ी हो रही है। ठीक है, कोई भी रिटायर्ड पर्सन है तो ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए हमें एनएसओ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेसिकली एनएसओ क्या है। ओके, कि व्हाट इज एनएसओ। एनएसओ एक्चुअली क्या होते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के निम्नलिखित स्थितियों पर रोजगार और बेरोजगारी को परिभाषित करता है। कार्यरत यानी कि वो ये आपको एक राह बताएगा कि बेसिकली एनएसओ क्या करता है कि ये बताता है कि रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित जितने भी आप टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं या उन्हें यह उजागर करता है। हम बेरोजगार किसी को भी कह सकते हैं, हमारी नज़र में तो न जाने कौन कौन बेरोजगार है, पर लेकिन एक्चुअली बेरोजगारी को डिफाइन कौन करता है, यानी कि ये कौन कहता है कि यही व्यक्ति बेरोजगार है। मैं चाहूँ, अगर हम लोग चाहें तो न जाने किस किस को कोई भी काम नहीं कर रहा, चाहे वो कुछ भी है, वो काम नहीं कर रहा, हम कह देंगे भैया ये तो बेरोजगार है। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति किसी को भी बेरोजगार कह सकता है और किसी भी सरकार पे इस तरीके से एलिगेशंस लगा सकते हैं कि ये भी बेरोजगार है, वो भी बेरोजगार है। तो इसी वजह से याद रखिएगा दोस्तों, तो क्या किया जाता है, सरकार ने भी इसको एक कैटेगराइज किया है, तो इसको जो देखने का काम करती है वो हमेशा एनएसओ करती है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पे हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना भी अति आवश्यक है कि एनएसओ की बेसिकली फुल फॉर्म होती क्या है। ठीक है, तो इसकी होती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो आप इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के रूप में इसे आप जानते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो आप इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से जानते हैं, जिसका ये काम है। तो ये बताता है कि कितने लोग कार्यरत हैं, एक्चुअली में लेबर फोर्स कौन है या कौन नहीं है। ठीक है, तो इस बारे में आपको किसके थ्रू पता लगता है, एनएसएसओ के थ्रू। तो यहाँ पे इन्होंने कार्यरत यानी कि जो वर्क फोर्स है उसे डिफाइन किया है। कार्यरत यानी कि आर्थिक गतिविधियों में संलग्न, यानी कि इकोनॉमिक, यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है। अब व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी जिसके बदले में आपको कुछ पे हो रहा है। ठीक है, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो कार्यरत यानी कि वर्कफोर्स कौन है। ठीक है, वर्कफोर्स के अंदर कौन आएगा, याद रखिएगा। तो वर्कफोर्स के अंदर कौन आएगा, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो क्या है, रोजगार है। काम की तलाश में, देखिए वो रोजगार है, पर लेकिन क्या वह पूर्णतः रोजगार है, ये अभी नहीं कह सकते। हो सकता है कि वह अल्प रोजगार यानी कि अंडर एम्प्लॉयड है। अब ये जो टर्म है अंडर एम्प्लॉयड, ये बहुत ही भयंकर और बहुत ही ज़्यादा हमारे देश के लिए एक तरह से कलंकित टर्म मानी जाती है, क्योंकि इसका कारण क्या है वो मैं आपको अभी जस्ट थोड़ी देर बाद समझाऊंगी। तो काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध, यानी कि आप अगर काम की तलाश कर रहे हैं और आप हर वक्त काम के लिए क्या हैं, अवेलेबल हैं, काम के लिए अगर आप हर वक्त अवेलेबल हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको काम तो मिलता है पर लेकिन आप उस समय पे वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होते, तो क्या आप उसे रोजगार कहेंगे, नहीं कह सकते। तो एनएसओ भी उसे रोजगार कंसिडर नहीं करता। इसके बाद ना तो काम की तलाश में है और ना ही उपलब्ध है। पहले 2 श्रम बल का गठन करते हैं बेरोजगारी दल। देखिए इसमें क्या होता है, अब एक प्रश्न आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है उसे कौन डिटरमाइन करता है, तो उसको हमारा एनएसओ करती है। कैसे करती है, यहाँ पे इनका जो होता है कि जो भी टोटल वर्कफोर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल वर्कफोर्स, यानी कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयड जितने भी नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल वर्कफोर्स मल्टीप्लाई बाय आप 100 करेंगे, तो जो निकल के आएगा वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा। पीछे मैंने ज़रा यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप इसे देखिए, यहाँ पर हम बता दें, इस फॉर्मूले को मैं इंग्लिश में भी एक बार लिख देती हूँ। अनएम्प्लॉयड जो भी लेबर है, अनएम्प्लॉयड लेबर या पर्सन, यू कैन से पर्सन ऑल्सो, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वर्कफोर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे टोटल वर्कफोर्स जो भी है उसे आप डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो निकल के आएगा उसे आप बेरोजगारी दर या फिर आप इसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहेंगे। नेक्स्ट आता है गाइस कि देखिए अभी हमने बेरोजगारी के कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझ रहे हैं। इसके बाद हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लेबर फोर्स जो रेशो है वो एक्चुअली क्या होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ कैलकुलेटेड एज द रेशो ऑफ अनएम्प्लॉयड टू द लेबर फोर्स, यानी कि याद रखिएगा बेरोजगारी दर की गणना ठीक है, यानी कि उसका एस्टिमेशन बेरोजगारों और श्रम शक्ति के अनुपात के रूप में किया जाता है, जो कि आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयड जितने भी हैं, अनएम्प्लॉयड जितने भी लोग हैं उनको आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, तो जितनी भी वर्कफोर्स है उससे आप क्या करें, डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स है एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो भी आपके पास निकल के आएगा ये रेट हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि बेरोजगारी दर की गणना को करने के लिए हमें लेबर फोर्स की ज़रूरत होती है, और लेबर फोर्स वो सब लोग हैं जो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो भी पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वो सब क्या हो गए, लेबर फोर्स हो गए। तो यदि कोई अर्थव्यवस्था पर्याप्त नौकरी नहीं उत्पन्न कर पा रही है अथवा यदि लोग काम की तलाश ना करने के निर्णय लेते हैं तो बेरोजगारी दर गिर जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे व्यक्ति क्या है, जैसे जैसे नौकरियां कम होती चली जाएंगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, अप हो जाएगा, और जैसे जैसे नौकरियां बढ़ेंगी एम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ द पर्सनस ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये एक कंट्री के जो पर्सन है उनके बिहेवियर
बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि वो नौकरी लेने के कितने इच्छुक हैं। अगर वही इच्छुक नहीं है तो आप क्या करोगे, तब कहाँ से किसी को नौकरी दोगे। भैया जगन को कहा कि जा भैया वहाँ पे नौकरी मिल रही है और आप उसके एलिजिबल है, जगन कहता है कि मुझे नौकरी ही नहीं चाहिए, तो आप उसको कैसे दे दोगे नौकरी, राइट। तो यहाँ पर ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि बिहेवियर ऑफ द पीपल्स, यानी कि बिहेवियर कैसा है और उस कंट्री के पीपल्स का। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, What are the key finding of the PLFS? PFLs क्या होता है, ये होता है यहाँ पर पीरियड लेबर फोर्स सिस्टम स्टेटस, ठीक है। तो पीरियड लेबर फोर्स स्टेटस क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड रहे, कितने लोग अनएम्प्लॉयड रहे। तो इसकी लास्ट जो रिपोर्ट आई थी वो जुलाई सितंबर 2022 में आई थी। तो यहाँ पे इसने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, यानी कि बेरोजगारी दर क्या है। तो द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इज लेबर फोर्स, यानी कि बेरोजगारी अनुपात को श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। तो जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था। तो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 6.6% फॉर मैन, जो हमारी इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंगली वो 6.6% मेंस में है और 9.4 वुमेंस में। वुमेन का ये रेट काफ़ी हाई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि आज भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होंगी जहाँ आपको हर घर में काम करने के लिए आदमी तो ज़रूर मिल जाएंगे, पर हर घर में महिलाएं काम करती हों ये नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको काम करने के लिए आदमी हर घर में मिल जाएंगे काम करने वाले, पर महिलाएं बहुत कम। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपना वर्क पॉपुलेशन रेशो भी बताया कि अकॉर्डिंग टू द PLFS इनका वर्क पॉपुलेशन रेशो क्या है। तो वर्क पॉपुलेशन रेशो को जनसंख्या में रोजगार वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि ऐसे वो लोग जिनको पूरी जनसंख्या में, यानी कि जो भी टोटल इंडिया की जनसंख्या है उसमें कितने लोग रोजगार हैं, ठीक है। तो रोजगार में जितने लोग रोजगार होंगे उसको आप क्या कहते हैं, WPR के नाम से जानेंगे, यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशो के नाम से। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्र में WPR 5% बेसिकली है, जो कि 2021 की रिपोर्ट में देखा जाए तो 42.3% था, ठीक है, जो कि पहले काफ़ी हाई था, बाद में कम हो गया। इसके बाद यहाँ पर पुरुषों में ठीक है, ये 15 वर्ष की आयु के लिए या उससे अधिक पुरुषों में WPR अभी करंट स्टेटस देखें तो 68.6% है और महिलाओं में 19.7%, ठीक है। और ये रेशो आपका 2021 का यानी कि प्रीवियस रेशो भी दिया गया। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो होता है या उन लोगों का प्रतिशत होता है जो 15 साल या 15 साल से अधिक आयु के हैं और या तो वह काम कर रहे हैं या काम की तलाश में, यानी कि एलिजिबल फॉर द वर्क, ठीक है। तो जो एलिजिबल फॉर द वर्क हैं या तो वो काम कर रहे हैं, ठीक है, या वह काम की तलाश में लगे हुए हैं। तो ये रेशो जो है वो 9% था, आई मीन ये वाला मूव करेंगे यहाँ पे। ये रेशो करंट में 73.4% है LFPR का जो रेशो है, और महिलाओं में 21.7% है, जो कि पहले का जो रेशो था जिसमें महिलाओं का रेशो बढ़ गया, पहले 19.9% था, अभी 21.7% है, ठीक है। और अगर मैं आदमियों का देखूं तो ऑलमोस्ट सेम ही है, उल्टा 0.1% घटा है, ठीक है, बल्कि महिलाओं का ये मतलब तकरीबन 2% के लगभग ये बढ़ गया है। ओके गाइस, तो चलिए समय बदल रहा है तो चीज़ें भी बदल रही हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ पर आपको ये सारे रेशोज़ के बारे में कंप्लीट समझ आ गया होगा कि ये रेशो क्या होते हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं। इसके बाद यहाँ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही होता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ही पढ़ना होता है, क्योंकि टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ही आपसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी की, यानी कि डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है, आप इसे एक और लैंग्वेज में
छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि एक जगह है, कोई भी एक एरिया है जिसमें काम करने के लिए सिर्फ 10 लोगों की ज़रूरत है और इसमें जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 100 है। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट कितना है इसमें 100 है और वह कितने लोग कर सकते हैं, सिर्फ 10 लोग कर सकते हैं। और 100 तक आप इसमें, अगर आप इसमें 11 लोग रख लो या आप इसमें 12 लोग रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मैक्सिमम आउटपुट है वो तो 100 ही रहेगा। तो कई बार क्या होता है कि कई बार जो एक एरिया है उस एरिया में 10 लोगों की ज़रूरत है, पर लेकिन उसमें 13 लोग अगर लगे हुए हैं तो उन 13 लोगों के लगने से कुछ नहीं होगा, आउटपुट जो है वो 100 ही स्टिल रहेगा, चाहे इसमें 10 लगा दो या इसमें 13 लगा दो। पर दोस्तों ये जो 3 लोग हैं ये देखने में तो रोजगार लग रहे हैं कि भैया काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली में ये क्या है, बेरोजगार हैं। क्योंकि अगर ये व्यक्ति कहीं और काम करते हैं तो अपना अच्छा सा कमा सकते हैं, यहाँ पे तो ये खुद तो अच्छा कमा नहीं पा रहे, बल्कि इन्होंने इन 10 लोगों को भी सेक्रीफाइस करवा दिया। ये 3 हट जाएंगे तो जो इनको पैसा मिलता है वो इन 10 में बढ़ जाएगा। तो इसे कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी, यानी कि जहाँ पर आवश्यकता से भी अधिक लोग, यानी कि जितने मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड, यानी कि जितने लोगों की एक्चुअली आवश्यकता है या जितने लोगों को एक्चुअली नीड है उससे भी ज़्यादा अगर लोग काम कर रहे हैं तो वो क्या हो गई, प्रचंड बेरोजगारी, डिस्क्वेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो ये ज़्यादातर आपको कृषि क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है, यानी कि असंगठित क्षेत्रों में आपको जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वहाँ आपको अधिकतर देखने के लिए मिलती है। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, मान लीजिए कोई भी एक गांव है, उस गांव में एक परिवार है जिस परिवार में 7 लोग रहते हैं जिसमें कि 5 लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, इस परिवार के 7 लोग एक खेत में काम करते हैं, 5 लोग काम में करते हैं और ये 10 का आउटपुट देते हैं। अब यहाँ पे 2 बच्चे और पैदा हो गए, अब ये 2 बच्चे भी धीरे धीरे काम करने जाएंगे, तो इन्होंने कहीं और काम ना करके अपने खेतों में ही काम करना ज़्यादा उचित समझा। पर लेकिन खेत का मैक्सिमम आउटपुट 10 है और 5 लोग उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 और लग गए तो क्या हो गया, 7 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। पर ये 2 लोग कहीं और करते तो घर की और मदद होती, इकोनॉमी और डेवलप होती। तो इसी को कहा जाता है प्रचंड बेरोजगारी, जहाँ पर जितने लोगों की आवश्यकता है अगर उससे कम लोग काम कर रहे हैं तो इस स्थिति को आप प्रचंड बेरोजगारी या डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में जानते हैं। सो वेल आई होप गाइस कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि प्रचंड बेरोजगारी एक्चुअली क्या होती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रचंड बेरोजगारी। ओके, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये आपको कम्प्लीटली समझ आया होगा। और याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि प्रचंड बेरोजगारी जो है ये कौन से सेक्टर में ज़्यादातर देखी जाती है। तो प्रचंड बेरोजगारी को आप अधिकतर जो देखते हैं वो आप एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, जो भी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो उसमें देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है, तो वो प्रचंड बेरोजगारी ही है। ठीक है, तो प्रचंड बेरोजगारी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ओके गाइस, तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, दूसरा आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम किस रूप में जानते हैं, इसे हम मौसमी बेरोजगारी के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके नाम से ही जैसे कि क्लियर हो रहा है कि मौसमी बेरोजगारी यानी कि मौसम के अनुसार देखी जाती है। तो यह एक प्रकार की बेरोजगारी है जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है, यानी कि इट इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। आपको इसे सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर में आप इसे देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी आ गया। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा होता है कि एक सीजन में फसल होती है, दूसरे सीजन में नहीं होती है। ठीक है, दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का जो ठीक है, तो जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वो कई बार क्या है कि कुछ टूरिस्ट प्लेस ऐसे हैं कि जिन्हें आप क्या है समर सीजन के लिए ही बेस्ट होते हैं, कुछ विंटर सीजन के लिए बेस्ट होते हैं, कुछ रेनी सीजन के लिए बेस्ट होते हैं। तो इस तरीके से ये इसके अंदर एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। इसी के बाद
यहाँ पर क्या होता है कि कई बार मान लीजिए कोई भी पर्यटन है, उसको समर सीजन में ही वहाँ पे देखा जाता है, ज़्यादातर लोग वहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं, तो समर सीजन में तो वो काफ़ी बूम करेगा, पर लेकिन अदर सीजन में उसका बिजनेस डाउन हो जाएगा, उसका काम डाउन हो जाएगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम एक सीजनल अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं, यानी कि उसके पास सीजन के अनुसार काम है, उसके पास एक पर्टिकुलर काम नहीं है, पर लेकिन सीजन के अनुसार काम आता है, सीजन चला गया तो काम भी चला गया। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसके बाद एग्रीकल्चरल लेबर इन इंडिया रेयरली हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर। भारत में खेतिहर मजदूरों के पास वर्ष भर काफ़ी कम काम होता है, पूरे वर्ष भर तो नहीं होता, उनके पास एक सीजन में काम होता है, अगले सीजन में हो सकता है कि काम है, पर शायद उतना काम नहीं है जितने की उनकी आजीविका के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है, तो उस सीजन के लिए वह क्या है, अनएम्प्लॉयड है। और ये भी एक ये अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, ये अनएम्प्लॉयमेंट आगे बेरोजगारी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेरोजगारी का एक अच्छा खासा उदाहरण है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद अगली आती है संरचनात्मक बेरोजगारी, या यू कैन से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे इम्पोर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट्स में से है, तो इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम मिसमैच बिटवीन द जॉब अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल ऑफ द अवेलेबल वर्कर इन द मार्केट। यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कुशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोजगारी की एक श्रेणी है। मतलब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो हाथ से काम करते हैं, अब वहाँ पे कुछ मशीनें आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन्स आ गई हैं कुछ, अब इन मशीनों पे इन्हें काम करना नहीं आता। अब कंपनी का क्या है कि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो जो एग्जिस्टिंग यानी कि जो वहाँ पे ऑलरेडी मजदूर हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दे और इन मशीनों पे काम करना सिखा दे, या दूसरा है कि ये इन्हें रिप्लेस करके दूसरे नए मजदूर ले जिन्हें ऑलरेडी काम करना आता है। तो कई बार उनके बीच संतुलन ना बनने के, नौकरियों के जो एक कौशलता है उसमें आपका संतुलन नहीं मिल रहा। उपलब्ध नौकरी तो है आपके पास, पर आप उस अकॉर्डिंगली स्किल्ड नहीं है जो करंट टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम कर रही है। तो अगर आपने को ट्रेनिंग दे दी गई तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, पर अगर इनकेस ट्रेनिंग नहीं दी गई तो उस सिचुएशन में आप क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जब आपका किसी भी टेक्निकलिटी की वजह से जॉब चला गया, अनस्किल्ड है, जब आपका जॉब चला गया तो क्या आता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। इसके बाद भारत में बहुत से लोगों को आवश्यक कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिलती है और शिक्षा के खराब स्तर के कारण उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है। मैनी पीपल इन इंडिया डू नॉट गेट जॉब ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वेस्ट due to lack of skills and due to poor education level it became difficult to train them। तो कई बार हमारे इंडिया का जो एजुकेशन का लेवल है वो भी आप सभी को पता है वो थ्योरी बेस है। ठीक है, इंडिया का जो एजुकेशन लेवल है वो थियोरटिकल बेस है, पर लेकिन आपको प्रैक्टिकल थिंग्स की हमें ज़्यादातर नॉलेज नहीं दी जाती, तो जिसकी वजह से जो एक लो लेवल ऑफ एजुकेशन है, पुअर एजुकेशन है, उसकी वजह से भी जॉब लेने में प्रॉब्लम आती है पहले तो। और अगर जॉब मिल भी गई तो वहाँ का जो करंट सिस्टम है हो सकता है कि उसमें टेक्निकल थिंग्स हो, उन टेक्निकल थिंग्स को अंडरस्टैंड कैसे करोगे जब एक अच्छा एजुकेशन ही नहीं होगा, तो प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो इसीलिए कई बार रिप्लेस कर दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़। तो इसी प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट को हम संरचनात्मक बेरोजगारी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद भी सोचिएगा कि कई बार स्किल थिंग्स नहीं होती हैं, तो नहीं स्किल थिंग होने की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास क्या है, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। ठीक है, वो कौशल जो चाहिए उस काम को करने के लिए, क्योंकि कोई भी मशीन पे अनस्किल्ड वर्कर को तो काम नहीं कर दिया जा सकता, या किसी भी सिस्टम पे अनस्किल्ड लोगों को तो काम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो इंसान तो सफ़र करेगा, पूरी कंपनी सफ़र करेगी और हो सकता है उससे एसोसिएट होने वाले लोग भी सफ़र करेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि उनको पहले बेहतर ट्रेनिंग दी जाए, पर बेहतर ट्रेनिंग कई बार इस वजह से भी नहीं हो पाती क्योंकि बेहतर एजुकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा वो कारण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट को चक्रीय बेरोजगारी के रूप में देखा गया है। ठीक है, इसे चक्रीय बेरोजगारी क्यों कहा जाता है, इसे आप या हम कोई भी नहीं लेके आता, ये हो जाती है, ये व्यापार चक्र है, यानी कि इट्स अ बिजनेस साइकिल, जो कभी मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घट भी जाती है। देखिए कई बार मंदी क्या होती है, ठीक है, रिसेशन क्या होती है। देखिए एक होता है रिसेशन, ठीक है, एक वर्ड होता है रिसेशन मंदी, और एक होता है डिफ्लेशन,
डिफ्लेशन, एक वर्ड होता है डिफ्लेशन और एक वर्ड होता है इन्फ्लेशन। तो ये कुछ वर्ड में आपको मैं अंतर बता देती हूँ कि क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ किसकी, जब सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगी इन्फ्लेशन की, कि व्हाट डू यू मीन बाय द इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इन्फ्लेशन ऑल्सो नोन एज द मुद्रास्फीति। ठीक है, तो ये मुद्रास्फीति के रूप में भी जानी जाती है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाती है, यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मार्केट में जब बहुत ज़्यादा मुद्रा का जो प्रवाह है, बहुत पैसा बढ़ गया, तो जब फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाती है तो मार्केट में लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा खर्चा करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, चीज़ों को लेकर मांग या डिमांड भी बढ़ जाती है, और डिमांड के बढ़ने की वजह से उन चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, और बढ़े हुए प्राइसेस को हम महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? या तो महंगाई या हम इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जब इन्फ्लेशन मार्केट में होती है तो इन्फ्लेशन एक तरह से हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है? अच्छी है, क्योंकि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उससे रोज़गार बना रहता है, लोगों के पास पैसा है तो रोज़गार भी है। ठीक है, तो लोगों के पास पैसा कहाँ से आया? क्योंकि रोज़गार था तभी तो पैसा है, तभी इन्फ्लेशन भी। तो कई बार इन्फ्लेशन के होने से आर्थिक विकास बढ़ जाता है। पर लेकिन इसके विपरीत अगर मैं बात करूं किसकी, डिफ्लेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो डिफ्लेशन इज दैट सिचुएशन वेयर फ्लो ऑफ मनी इज डिक्रीजेस, देन द डिमांड डिक्रीज एंड देन द प्राइस डिक्रीज। ठीक है, जब मार्केट में डिफ्लेशन होती है तो मुद्रा का जो प्रवाह है, ठीक है, जो मुद्रा है उसका जो प्रवाह है वो घट जाता है। ठीक है, अपोजिट सिचुएशन है सेम एज। तो यहाँ पे क्या है कि जो फ्लो ऑफ मनी है, ठीक है, याद रखिएगा, जो फ्लो ऑफ मनी है वो कम हो गई। अब जब फ्लो ऑफ मनी इतनी कम हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे फ्लो ऑफ मनी कम हो गया, तो फ्लो ऑफ मनी के कम होने के बाद यहाँ पे चीज़ों को लेकर जो डिमांड होती है वह भी कम हो गई। ठीक है, डिमांड कम हो गई। अब जब डिमांड कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस भी क्या हो गई कि कम हो गई। अब डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हो गई। अब चीज़ों की जब प्राइस कम हो जाती है तो जो बड़े बड़े शोरूम हैं, दुकानदार हैं, मार्केट में मंदी आ जाती है। ठीक है, अब वो जो मंदी है उसकी वजह से मार्केट में सामान नहीं बिक रहा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। वही बात है ना, अगर ऊँट 2 रुपये का मिल रहा है तो 2 रुपये होने भी तो चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि मंदी आ जाने की वजह से जो मालिक हैं, जो काम करने वाले बिजनेसमैन हैं, वो लोगों को सैलरी नहीं दे पाते, और सैलरी जब वह नहीं दे पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है, तो उनका इस वजह से कई बार टाटा बाय बाय हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। तो बेसिकली इसी को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि कई बार बूम आने से नौकरियां बढ़ जाती हैं, कई बार बूम डिफ्लेट होने से नौकरियां गिर भी जाती हैं। और रिसेशन का मतलब तो बहुत ही गंदा सिचुएशन हो गया ये एक बहुत ही बेकार सिचुएशन होता है। व्हेन द फ्लो ऑफ मनी कंटिन्यूसली डिक्लाइन इन 2 क्वार्टर्स। ठीक है, जब मनी का जो फ्लो है, ठीक है, वो 2 क्वार्टर से डिक्लाइन होता जाए। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, 3 महीने का होता है, तो कंटिन्यूसली 6 महीने तक मार्केट में फ्लो ऑफ मनी और डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स गिरते चले जाते हैं। तो उस सिचुएशन को हम रिसेशन कहते हैं। और रिसेशन हमेशा बेरोजगारी को उत्पन्न करती है, बेरोजगारी को जन्म देती है। बेरोजगारी की जननी है क्या? रिसेशन। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये कुछ साइकिल कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे मेरे पास लिखने को जगह नहीं है, इसीलिए मैं कोई ब्लैंक पेज देख रही हूँ जिससे मैं आपको इजीली बना सकूँ ये चित्र। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि मान लीजिए जब इन्फ्लेशन आई तो हमारा ग्राफ ऊपर चला गया। ये किसकी सिचुएशन है? ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन है कि ग्राफ ऊपर चला गया। इसके बाद जैसे जैसे डिफ्लेशन आती है तो हमारा ग्राफ नीचे चला जाता है। ठीक है, बट रिसेशन में क्या होता है? ये एकदम नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और जब ये 0 पे आके रुक गया तो दैट इज़ अ रिसेशन। ओके, ये रिसेशन है। ठीक, अभी नेगेटिव नहीं हुई है इकोनॉमी पर, लेकिन यहाँ 0 पे आकर रुक गई है, तो ये मंदी हो गई। ठीक है, ये मुद्रा अस्फीति हो गई। याद रखिएगा, मुद्रा अस्फीति हो गई और ये मुद्रास्फीति हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसे याद रखेंगे, ये क्या हो गई? मुद्रास्फीति हो गई। तो कई बार डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट में मंदी छा जाती है। सो वेल गाइज, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट फिगर इन इंडिया आर
नेग्लिजिबल, यानी कि ये भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आंकड़े नगण्य हैं। दिस इज इट इज़ अ फिनोमिनन दैट इज़ मोस्टली फाउंड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इस तरह का जो फिनोमिनन होता है ये अधिकतर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती हैं जहाँ पर फ्लो ऑफ मनी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, यानी कि लाइक यूएस एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। तो इस तरीके की जो इकोनॉमी होती है वहाँ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए अधिकांश रूप से मिलती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर मार्केट ज़्यादातर मार्केट के जो डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस हैं वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी का मतलब होता है कि इट इज़ अ लॉस ऑफ जॉब ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर पूरी तरीके से चेंज आ गया, तब आपकी नौकरी चली गई है, तो ये क्या हो गई, ये आपका तकनीकी बेरोजगारी में कंसिडर होता है। और इन 2016 वर्ल्ड बैंक डाटा प्रिडिक्टेड दैट proportion of the job threatened by automation in India 69% in a year। वर्ष 2016 में विश्व बैंक के आंकड़ों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में ऑटोमेशन से खतरे में पड़ी नौकरियों का अनुपात 10 हर साल दर साल 69% है। यानी कि ये तकनीकी जो है ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो चीज़ें होती हैं इससे भी बेरोजगारी बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर हम बात करेंगे घर्षण अनएम्प्लॉयमेंट की, कि व्हाट इज़ द घर्षण अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसका अनएम्प्लॉयमेंट का एक अनदर टर्म इज़ द घर्षण अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपके पास आप क्या है, मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं किसी ए नाम की कंपनी में जॉब करती हूँ, पर लेकिन मैं एक नई जॉब की खोज में, ठीक है, नई जॉब की खोज में 7 डे तक काम पे नहीं आ रही हूँ या लीव पर हूँ, ठीक है, तो बी कंपनी में स्विच करना चाहती हूँ। तो ये इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, यानी कि यहाँ का जो टाइम पीरियड जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी खोज रहे हैं, यानी कि इसके बीच का जो समय अंतराल है, ये 7 डेज का जो टाइम है, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो ये कि अच्छी सी अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉजिटिव अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये अधिकतर हमारे देश में नहीं पाई जाती, ऑब्वियस सी बात है, ये हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज़ में पाई जाती है, अमेरिका वगैरह जैसी कंट्रीज़ में आप इसे देखेंगे, ठीक है, जो विकसित देश हैं आप उस देशों में इनको अधिकतर देखते हैं। तो आप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज अ सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ये एक ऐसी स्थिति भी है, इससे आश्चर्य एक ऐसी कि जहां आप नौकरियां ढूंढ रहे हैं, ठीक है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो सर्चिंग मोड पर आप इसे कहते हैं, ठीक है। तो रेफर टू द टाइम लैग बिटवीन द जॉब व्हेन द इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और इट आर स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स, यानी कि यहाँ बोल रहा है जब कोई व्यक्ति कई नौकरियों की तलाश, जब कोई व्यक्ति कई नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा है, ठीक है, तो यह नौकरियों के बीच का जो समय अंतराल है, ठीक है, मान लीजिए एक नौकरी से बदलने के लिए दूसरी नौकरी में आपको जो बीच का जो समय लगता है 10 दिन का, 8 दिन का, 1 महीने का, तो जो भी आपको वो समय लग रहा है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में जानते हैं, या आप उसे घर्षण बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिखा है इन अदर वर्ड्स एन एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे, इन अदर वर्ड्स एन एम्प्लॉय रिक्वायर टाइम फॉर सर्चिंग अ न्यू जॉब और शिफ्टिंग फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग टू न्यू, दिस इनविटेबल टाइम डिले कॉज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरे शब्दों में एक कर्मचारी को एक नई नौकरी खोजने या एक नई नौकरी में स्थानांतरित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, यह अपरिव्यय समय की देरी घर्षण बेरोजगारी का समय बनती है, ठीक है, तो कारण बनती है, ठीक है। तो जितनी देर तक आप नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे, जिस भी पर्पज़ के लिए आपने छुट्टी ली है या काम से वो डिले लिया है, तो अगर आप उतने समय तक वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहलाते हैं, अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे उस समय तक, ठीक है गाइस। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें और करेंगे।
ठीक है। चलिए, मैंने कुछ ब्लैंक पेजेस ले लिए हैं ताकि मैं आपको तो कुछ चीज़ें और समझा पाऊँ। इसे अक्सर स्वैच्छिक बेरोजगारी के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह नौकरी की कमी के कारण नहीं होता, बल्कि वास्तव में बेहतर अवसरों की तलाश में श्रमिक स्वयं अपनी नौकरी छोड़ देता है। तो ये एक तरह से स्वैच्छिक बेरोजगारी है, और आई थिंक ये कोई खराब चीज़ नहीं है, ये ठीक चीज़ होती है। पर लेकिन इसमें भी हमें इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं लेना चाहिए कि हमारी उससे इकोनॉमी को भी बहुत अंतर पड़ जाए, यानी कि इकोनॉमी डिफरेंसेस क्रिएट कई बार हो जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके बाद एक होता है अल्प रोजगारी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अल्प रोजगारी के बारे में। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है अल्प रोजगार। कि अल्प रोजगार का मतलब क्या होता है? अल्प रोजगार का मतलब होता है अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? अंडर एम्प्लॉयड का बच्चे मतलब होता है कि आपके पास काम तो है, ठीक है, आपके पास काम तो है, पर आप उसकी योग्यता जो काम है उसके लिए आप हो सकता है उससे ज़्यादा योग्य हैं, ठीक है, या आप उससे कम योग्य हो सकते हैं, उतनी आपके पास योग्यता नहीं है। मान लीजिए कोई एमए पास व्यक्ति अगर सिर्फ क्या कर रहा है, साफ़ सफाई का काम कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, वो साफ़ सफाई का काम कर रहा है, पर लेकिन वो एक अच्छी पोजीशन पे काम कर सकता है, पर लेकिन उस अकॉर्डिंग उसे काम नहीं मिला, या इसका संबंध, ठीक है, ठीक है, कार्य के जो आर्स होते हैं, घंटे होते हैं, ठीक है, जितने घंटे होते हैं उनसे भी संबंधित है। मान लीजिए आप एक 8 घंटे, एक जो आइडियल काम का टाइम होता है वो 8 आवर्स होता है, और आप जो फुल टाइम माना जाता है 8 घंटों को माना जाता है। तो जनरली आप 8 घंटे काम करने के लायक हैं, पर लेकिन वहीं पे आपको सिर्फ 4 घंटे का काम मिल रहा है, ठीक है, तो आप जितना 8 घंटे का काम करने के लिए एलिजिबल हैं, बट लेकिन आपको उतना काम नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कम कमाएंगे, है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि कम कमाएंगे। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम अल्प रोजगार कहते हैं। मतलब देखने में तो आप लोगों को रोजगार लगेंगे, पर लेकिन एक्चुअली आप रोजगार नहीं है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये तो हमने बात करी कि बेरोजगारी के क्या क्या प्रकार होते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में बेरोजगारी के कारण क्या हैं। तो कुछ सामाजिक कारण हैं। भारत में जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट जातियों के लिए कार्य निर्दिष्ट करे हुए हैं कि भैया भारत के अंदर कुछ जातियां निर्दिष्ट हैं कि भाई ये पर्टिकुलर जाति यही काम करेगी, ठीक है। तो बड़े व्यवसाय वाले बड़े संयुक्त परिवार में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कोई काम नहीं करते तथा परिवार की संयुक्त आय पर भी निर्भर रहते हैं। तो ये कुछ संयुक्त कारक भी होते हैं कि जब आप एक बड़ी फैमिली में जन्मे हैं, ठीक है, काम आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप भाई सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ठीक है, और काम करने के लिए दूसरे लोग हैं जो आपको दे रहे हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, बड़े बहन भाई हो, कोई भी हो सकता है जो आपको ला के दे रहे हैं, ठीक। तो ये कुछ सामाजिक कारक हैं जो कि बेरोजगारी का कारण बनते हैं। इसके बाद जनसंख्या का तीव्र विकास, ठीक है, तो जो हमारा एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा लोगों को अच्छी चीज़ें जल्दी मिलती हैं या कम लोगों को? ऑब्वियस सी बात है, कम लोगों को मिलती है। जितने ज़्यादा लोग, चीज़ें डिवाइड उतनी ज़्यादा होती रहेंगी, और जैसे जैसे चीज़ें डिवाइड होंगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। ओके गाइज, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कृषि का भी प्रभुत्व काफ़ी ज़्यादा है भारत में, क्योंकि भारत की कृषि का लगभग आधा हिस्सा जो है कृषि पर निर्भर है। और भारत में कृषि जो अविकसित है, अभी भी उसमें बहुत ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर बहुत काम नहीं किया गया। कृषि के लिए अभी भी जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं बहुत ज़्यादा कई बार पारंपरिक तरीके से की जाती हैं, जो एक साइंटिफिक टेक्निक्स है, उन्हें अब भी बहुत से लोग यूज़ नहीं करते। तो उसका भी एक कारण है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मौसमी बेरोजगारी को जन्म मिल रहा है, उससे छिपी हुई बेरोजगारी को जन्म मिल रहा है। अगला आता है छोटे और कुटू जो लघु उद्योग होते हैं, जो आपके स्मॉल इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है, तो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो अगर कम होंगी, ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई एक बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता, शुरुआत छोटे बिजनेस से होती है। तो जैसे जैसे छोटे बिजनेसों का जो स्तर है, वो उत्पादन है या उसका स्तर है, वो गिरता चला जाएगा, तो वैसे वैसे देश में बेरोजगारी की स्थिति बन जाएगी। अगला आता है श्रम की गतिहीनता, ठीक है। भारत में श्रम की गतिहीनता कम है। परिवार के लगाव के कारण लोग दूर दराज के क्षेत्रों में या इलाकों में नहीं जा पाते, जिसकी वजह से बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ठीक है।
इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स भी जिम्मेदार हैं गतिशीलता के लिए, जैसे कि लोगों की भाषा अलग अलग है। जैसे कि कहीं आपको आप तमिल में अगर काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको तमिल सीखनी पड़ेगी कई जगहों के लिए, ठीक है। कहीं पे आप काम करना चाहते हैं तो आपको मलयालम आना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से भाषा भी बहुत बड़ा एक रिस्ट्रिक्टर है हमारे देश में उन्नति के लिए भी। दूसरा आता है धर्म, ठीक है। धर्म के लिए कई जगहों पे ऐसी निर्धारिता है कि वहाँ पर यही पर्टिकुलर धर्म के लोग जहाँ काम करेंगे। जैसे अगर मैं मंदिरों की बात करूँ तो सिर्फ पंडित को ही नियुक्त किया जाता है, ठीक है, कुछ पादरी हैं। तो इस तरीके की धर्म की चीज़ें, जलवायु के भी अंतर हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जिम्मेदार कई बार हो जाती हैं। और साथ ही साथ परिवार का भी एक लगाव होता है कि वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा कहीं दूर दराज जाए, वो चाहते हैं भले ही छोटी नौकरी कर ले पर हमारे पास रहे। तो ये भी एक बड़ा कारण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद शिक्षा प्रणाली में दोष, ठीक है, ये तो सबसे बड़ा कारण है। पूंजीवादी दुनिया में नौकरी अत्यधिक विशिष्ट हो गई हैं, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली इन नौकरियों के लिए आवश्यक सही प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान नहीं करती। इस प्रकार बहुत से लोग जो कार्य करने के इच्छुक हैं, वे कौशल की कमी के कारण, हमारे देश में शिक्षा तो है पर लेकिन वो थियोरेटिकल वे में है, ठीक है, स्किल्ड नॉलेज नहीं है। अब जब तक स्किल्ड नॉलेज नहीं होगी तब तक कैसे काम चलेगा, है ना, तो काम नहीं चल पा रहा है। तो जिसकी वजह से शिक्षा प्रणाली भी इसके लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेदार तत्व है। इसके बाद दोस्तों ये कुछ कारक थे कि जिनकी वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है तो सरकार ने उसके लिए क्या क्या कदम उठाए हुए हैं। तो क्योंकि सरकार का कदम उठाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया जब तक सरकार नहीं कदम उठाएगी तो तब तक कैसे काम चलेगा। तो गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि भारत में कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट पे काम करती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन देती है, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए ये लोन देती है। मान लीजिए आप कोई अपना छोटा मोटा उद्योग चलाना चाहते हैं, छोटा मोटा कोई भी ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, सिलाई मशीन की बुटीक की दुकान खोलना चाहते हैं, कोई भी ऐसा बिजनेस जो अंडर 10 लाख के अंडर हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा लोन दिया जाता है। तो मुद्रा की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ओके, एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी के रूप में इस योजना को हम सभी जानते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा किस चीज़ के लिए लोन देती है, ये व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आपको लोन देगी, यानी कि जो भी आपका बिजनेस एक्टिविटीज़, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए लोन देने का काम करती है। तो इसमें कि क्या है कि इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, ठीक है, इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। एक लोन को आप क्या कहते हैं, एक को हम शिशु लोन कहते हैं, क्या कहते हैं, शिशु, एक को हम शिशु लोन कहते हैं। दूसरा इसमें दिया जाता है किशोर, याद रखिएगा उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से आपके सबसे पहले बच्चा छोटा होता है, फिर किशोर हो जाता है यानी कि थोड़ा एडल्ट एज पे होता है, और तो सब थोड़ा और बड़ा हो गया तो तरुण हो गया। तो यहाँ पे उससे लोन दिए जाते हैं। जो शिशु लोन दिया जाता है सरकार के द्वारा वह सबसे छोटा लोन होता है, यानी कि अप टू 50,000। अगर किसी व्यक्ति को छोटा मोटा बिजनेस करना है तो अगर उसे 50,000 रुपये तक के लोन की ज़रूरत है तो उसे शिशु लोन मिलता है। यहाँ पे याद रखिएगा 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो लोन दिया जाता है वो किशोर के तहत दिया जाता है, और 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जो लोन दिया जाता है वो तरुण के अंदर दिया जाता है। तो इसमें मैक्सिमम जो एंटरप्रेन्योरल का मतलब होता है कि जब आप अपने ही काम के उद्योगपति बनना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो जब कोई भी व्यक्ति एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी करना चाहता है तो उसके लिए जो लोन दिया जाता है, ठीक है, तो ये मुद्रा के तहत दिया जाता है। तो अगर आप छोटा मोटा लोन चाहते हैं, अप टू 50,000 चाहते हैं, तो शिशु लोन इसमें दिया जाता है। 50,000 से 5 लाख के बीच में जो दिया जाता है तो वो किशोर लोन दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो तरुण में कितना दिया जाता है, ये 5 लाख से 10 लाख के बीच जो दिया जाता है ये तरुण लोन दिया जाता है। ओके गाइस, तो इट वॉज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू इनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यह सरकार द्वारा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। सरकार जब स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना चाहती है, अंडर दिस स्कीम कोलेट्रल फ्री लोन अप टू 10 लाख। याद रखिएगा इस योजना के थ्रू आपको
बिना किसी कोलेट्रल, कोलेट्रल यानी कि मतलब कोई भी कागज वैसा मतलब किसी भी प्रकार का एविडेंस रखे बिना आप इसे लोन को ले सकते हैं। लघु सूक्ष्म व्यवसायिक उद्यमों और व्यक्तियों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित करने या ठीक है विस्तारित करने में सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक इसमें मैक्सिमम मिलते हैं। मिनिमम अमाउंट इज द 50,000 एंड मैक्सिमम अमाउंट इज 10 लाख। ओके गाइस, तो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2016-17 के बजट के अनुसार की गई थी। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया था, यानी कि इट वॉज इनिशिएटेड by the Ministry of Labor and Employment. Here government pay the entire employees contribution यानी कि 12% as the admissible towards to the EPS or EPF for all sector of all eligible new employees for next 3 years for date of registration of the new employee. यहाँ सरकार नए कर्मचारियों के पंजीकरण की तारीख से अगले 3 वर्ष के लिए सभी पात्र नए कर्मचारियों के लिए इस योजना को प्रोत्साहित मतलब तरीके से करा जाता है, योगदान देने का सरकार काम करती है। ठीक है, इसके बाद आता है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन का जो मोटो है वो है कि इंडिया के अंदर प्रशिक्षण की अवधि को अच्छे से करना, लोगों को शिक्षण प्रशिक्षण प्रोवाइड कराना। आपको इसमें लगभग अलग अलग प्रकार के कई इंस्टीट्यूट देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां बहुत सारी कहीं ज्वेलरी मेकिंग का काम सिखाया जाता है, कई बार आपको कई सारी चीज़ों के इसमें काम वगैरह सिखाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को सही करने के काम, ये सब इसमें सिखाए जाते हैं। स्किल इंडिया मिशन में आपको अंडर द स्कीम अ शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल इंडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इज बीइंग imparted to all the prospective candidate including candidate belonging in to the BPL in the country। यानी कि यहाँ पर आपको एक कौशल विकास प्रशिक्षण अपने घर के आसपास भी बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। वो सभी स्किल इंडिया यानी कि SIM के द्वारा ही होते हैं। सिम से हम से याद रखते हैं। इसमें BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के भी लोग इसमें आ सकते क्या है। बेसिकली ये स्कीम एक बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी बनाई गई है। अगला आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये कर्मचारी भविष्य निधि कंट्रीब्यूशन फंड से रिलेटेड है, जिसमें कि एम्प्लॉयर अपना 12% का पैसा यानी कि यहाँ पे जो एक गवर्नमेंट ठीक है, देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट बोथ 12% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर एंड 12% ऑफ एम्प्लॉय शेयर अंडर द EPF। ठीक है, तो 24% उसकी मंथ में जो सैलरी होती है उसमें से उसको काट के दे दिया जाता है। ठीक है, काट लिया जाता है। अगला आता है मनरेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा को आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट। ठीक है, इसके नाम मनरेगा के नाम से हम इसको जानते हैं। इसे 2005 में शुरुआत की गई थी मनरेगा की। ठीक है, 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसे बनाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, जो कि हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे बनाई गई थी। ठीक है, तो हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे ये बनाई गई थी और कृषि को समर्पित थी। ठीक है, और ये याद रखेंगे। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। यह 90/10 पैटर्न में केंद्र पर प्रायोजित योजना है। ये ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 100 दिनों की अकुशल शारीरिक कार्य की कानूनी गारंटी देता है। ठीक है, तो अनस्किल्ड जितने भी लोग हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, उन्हें 100 डे के गारंटेड रोजगार को ये वो करता है। ग्रामीण परिवार का 18 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी सदस्य जो अकुशल शारीरिक काम करने का इच्छुक है स्थानीय ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति इसमें वो कर सकता है। इसके बाद नेशनल करियर सर्विस सरकार ने ये भी चलाई। एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नौकरी मिलान करियर परामर्श वगैरह इसमें दिए जाते हैं कि आपको इंटर्नशिप करनी है या आप अगर कोई भी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पे NIS के ठीक है NIC NCS के द्वारा ढूंढ भी सकते हैं। नेशनल करियर सर्विस भारत के नागरिक को रोजगार और रोजगार से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने का वन स्टॉप समाधान पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये आपको देता है और इसको जो स्टार्ट किया गया है, द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनके द्वारा इसे किया गया। अगला आता है
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सरकार के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना जो चलाई गई थी, यह योजना उसी का मतलब एक रूप है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्हें स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य विचार गरीबों को स्वयं सहायता योजना समूह में संगठित करना है, यानी कि वो अपना खुद ही एक संगठन बनाते हैं जिसमें सरकार उनकी मदद करती है, उनको लोन वगैरह देने में, पैसे वगैरह। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक मिशन है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थान मंच तैयार करना है जो अपनी आजीविका और जीवन स्तर को अच्छा बना सकें। इसका लक्ष्य देश भर में 7 करोड़ निम्न परिवारों, 600 जिले, 6000 ब्लॉकों और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख लोगों को स्वयं सहायता यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कवर करना और 8 से 10 वर्षों की अवधि में आजीविका के मदद करना, यानी कि उनके जो आजीविका के साधन है उनको मदद करना। और सेम एज ये शहरी क्षेत्रों में भी है, जिसका निर्माण 1997 में इसे खोला गया था और बाद में से 2013 में इसको पुनर्गठित किया गया है। ठीक है, ये आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। इसमें 1 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहर आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इसमें गरीब काम करने, स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार हासिल करने और मजबूती ज़मीनी स्तर के संस्थान का निर्माण करने के लिए लाया गया है। मिशन का उद्देश्य शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं को सुसज्जित करना और आश्रय प्रदान करना है, कि जो लोग हैं जिनके पास कुछ सेवाएं नहीं हैं, ठीक है, उन लोगों को वो सेवाएं प्रदान करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये टॉपिक है ये यहाँ पर ख़त्म होता है और आपको ये कंप्लीट समझ आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, आपके साथ मिलेंगे कल की क्लास में। तो जब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच गाइस।